हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। और आज इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों आपका जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, मतलब साइंस का ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 2 दैट इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को बच्चों हम पहले ही बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं। कहाँ मिलेगा सर जहाँ पे चैप्टर पढ़ाया? पेन कमेंट चेक करिए। पेन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पेन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर लिख के आ रहा होगा, रीड मोर पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस बच्चों वहाँ पर ओपन होके आएगा। डिफरेंट चैप्टर्स के वहाँ पे आपको लिंक मिलेंगे। इस चैनल पे बच्चों आपको क्लास 9th का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का मिलेगा। आप पिन कमेंट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप चैप्टर नहीं देखना चाहते हो, तो आप केवल एनसीईआरटी की जो मैं यहाँ पे सॉल्यूशंस करा रहा हूँ ये और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बहुत ध्यान से देखें वीडियोज़ उनके, और देखते टाइम आप कॉपी में अपनी नोट्स बनाएं। यहाँ पे भी मैं सब कुछ एक्सप्लेन ही करूँगा, लगभग पूरा चैप्टर आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। अच्छा, आप जब एनसीईआरटी के सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर किया करें। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। जैसे आपकी एनसीईआरटी की बच्चों बुक है, सेम इसी तरीके से एक और बुक सीबीएसई ने लगा के रखी है। जैसे ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, ठीक इसी तरीके से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपकी एक बुक लगा के रखी हुई है सीबीएसई ने। उसमें क्या होता है? उसमें कलेक्शन ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिससे आपका नॉलेज इंप्रूव होगा और डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे बन सकेंगे, ठीक है। यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी बच्चों ज़रूर सॉल्व करें। मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी कराया है, ठीक है ना। आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है उनके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कराएं। इस चैप्टर का मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, पिन कमेंट में मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, पिन कमेंट में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है 7503644171। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिन बच्चों को चैप्टर के लिंक नहीं मिल रहे हैं डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, तो लिंक यहाँ से आपको सेंड कर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सभी बच्चे देखें, ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। एनसीईआरटी बुक ओपन करेंगे एंड पेज नंबर 15 है, ओके। तो पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मेंट बाय प्योर सब्सटेंस। अब सुनिए, आपकी बुक में क्या लिखा है? आपकी बुक में व्हाट इज मेंट बाय अ सब्सटेंस लिखा है। ये प्योर शब्द का यूज इन्होंने नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ठीक है। उनका मतलब सब्सटेंस का वो डेफिनेशन आपसे पूछ रहे हैं, व्हाट इज मेंट बाय सब्सटेंस, तो वो प्योर सब्सटेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली कोई सब्सटेंस है तो प्योर ही होगा, ठीक है ना। अब बात समझो जरा। देखो बेटा, देखो जो प्योर सब्सटेंस होता है या जो सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, आपकी जो डेली लाइफ में आप बात करते हो कि कोई चीज़ प्योर है, इम्प्योर है, ठीक है। केमिस्ट्री इस बात को नहीं मानती है। केमिस्ट्री का प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन अलग है। कैसे अलग है? आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से बताएंगे तो आपको क्लियर होगा। कहता है अ प्योर सब्सटेंस इज द वन दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ध्यान दे स्टूडेंट्स, कह रहा है अ प्योर सब्सटेंस इज द वन दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो सब्सटेंस वो होगा जिसमें सिंगल टाइप के पार्टिकल्स मिलेंगे। इसका क्या मतलब है सर? सिंगल टाइप के पार्टिकल्स मिलेंगे, इसका क्या मतलब है? सुनिए बच्चों, पार्टिकल का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? देखिए बेटा, केमिस्ट्री में पार्टिकल्स का मतलब होगा क्या? एटम्स। ध्यान देंगे सभी बच्चे, एटम्स या तो मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। एटम्स या तो मॉलिक्यूल्स, और या तो पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? आयंस, ठीक है। अभी आपको आयंस पे नहीं ध्यान देना है। जब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़िएगा तो उस चैप्टर में आयंस के बारे में डिटेल में पढ़ाया गया, उसको भी आप छोड़ो, ठीक है। अभी आपको फोकस करना है कि पार्टिकल्स आपके 2 टाइप के होते हैं केमिस्ट्री में, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। अब एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है? देखो बेटा, जैसे हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, कुछ भी है हमारे पास, जैसे एक प्लास्टिक का ये पीस है, करेक्ट। ये प्लास्टिक, या इससे मैं आपको नहीं समझाता हूँ, एक काम करता हूँ। मान लो बेटा कि हमारे पास है कोई आयरन का पीस। आयरन समझते हो आप? ये देखिए आयरन, अरे लोहा जैसे गेट वगैरह बना रहता है, हाँ, आयरन, ठीक है ना। ये देखिए आयरन के बहुत सारे आर्टिकल्स बने होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आयरन के बने होते हैं। तो बेटा एक आयरन का पीस है हमारे पास, ये देखिए ये एक आयरन का पीस है, करेक्ट। इस आयरन के पीस को हमने क्या किया? हमने डिवाइड किया, मतलब इसको तोड़ते गए, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको तोड़ते गए, और छोटा करते गए, तो छोटा करते करते लास्ट में आपको सिंगल एंटिटी एक मिलेगा, एक सिंगल पार्टिकल मिलेगा। उस पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे कि वो आयरन का क्या है? एटम है। यानी कि फील आप इस तरीके से ले सकते हो कि कोई भी सब्सटेंस होगा वो एटम से ही मिलके बना होता है, और एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। मतलब इस सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एटम है। मुझे पता है आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अभी नहीं पढ़ा है, वो आप आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे मजा आ जाएगा। ध्यान से सुनिए आप मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आयरन के पीस को आप छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते गए, लास्ट में आपको एक सिंगल एंटिटी मिली, सिंगल पार्टिकल
पार्टिकल मिला, इसको हमने क्या बोला, एटम बोला, करेक्ट, इसको हमने क्या बोला, एटम बोला। और बेटा आयरन के जो एटम को दिखाने का तरीका है केमिस्ट्री में, वो हम ऐसे दिखाते हैं, एफ लिखते हैं और साथ में ई, एफ ई द सिंबल फॉर आयरन एटम, मतलब आयरन के एटम को दिखाना हो तो हम किससे दिखाते हैं, Fe लिख के। इसी तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम को दिखाने का तरीका होता है, जैसे कि बेटा हाइड्रोजन के एटम को दिखाना है तो कैपिटल H लिखेंगे, कार्बन के एटम को दिखाना है तो कैपिटल C लिखेंगे, ऑक्सीजन के एटम को दिखाना है तो कैपिटल O लिखेंगे, नाइट्रोजन के एटम को दिखाना है तो कैपिटल N लिखेंगे। ये आप आगे धीरे धीरे पढ़ोगे, आप इसके लिए परेशान ना हो। हम आपको सिंपल ये बताना चाहते थे, एटम का हम आपको फील दिलाना चाहते थे, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस होगा बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनाया, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। अब बात समझिए बेटा जरा, देखिए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। बेटा देखो, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स पास पास आते हैं और उनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग होती है तो मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है। मतलब सिंपल शब्दों में हम ये बोलें क्या, कि दो या दो से ज्यादा एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल दीजिए सर, आइए एग्जाम्पल देते हैं। बेटा देखो, जैसे कि क्लोरीन का जो एटम होता है, ठीक है, क्लोरीन के एटम का फॉर्मूला क्या होता है, Cl। अब H क्या है, हाइड्रोजन का एटम है, और Cl क्या है, क्लोरीन का एटम, Cl, कैपिटल C स्मॉल l, ये क्लोरीन का एटम है, ठीक है। अब ये दोनों पास पास आ गए, पूरी बात मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो इन्होंने केमिकली कंबाइन हो गए आपस में, ठीक है। अरे जैसे दो दोस्त पास पास आके दोस्ती कर लेते हैं, ठीक उसी तरीके से हाइड्रोजन और क्लोरीन पास पास आ गए, इनके बीच में कुछ दोस्ती हो गई, कुछ बॉन्डिंग हो गई बढ़िया से। अब ये देखिए, ये HCl बन गया, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरीके से आइए हम आपको एग्जांपल देते हैं बच्चों, देखिए वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल देते हैं वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल देते हैं। ये देखिए H2O, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, किसका, ये क्या है आपका, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ये हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या है, मॉलिक्यूल है। H2O किसका मॉलिक्यूल है बेटा, वाटर का मॉलिक्यूल है। ये किसका मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो H के नीचे 2 लिखा है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है, ठीक है। तो बेटा होगा क्या, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम जब आपस में केमिकली कंबाइन हो जाएंगे, जैसे कि 3 दोस्त आपस में आए और पास पास, मतलब उनके बीच में कुछ बॉन्डिंग हो गई, साथ साथ रहने लगे तो एक ग्रुप बन गया। उसी तरीके से यहाँ पर ये 3 एटम पास पास आए, इनके बीच में कुछ बॉन्डिंग हो गई तो एक मॉलिक्यूल तैयार हो गया H2O। यानी कि मॉलिक्यूल का डेफिनेशन आप बेटा क्या दे सकते हो, बताओ भाई। सिंपल शब्दों में बेटा देखो कैसे बोलोगे सर मॉलिक्यूल, हमने पूछा मॉलिक्यूल कैसे बना हुआ है, आप क्या बोलोगे सर, या तो 2 एटम का कलेक्शन होगा या तो 2 से ज्यादा एटम्स का यहाँ पर कलेक्शन होगा। जैसे कि आइए हम आपको ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल दिखाते हैं। ग्लूकोज का देखिए C6H12O6, ठीक है ना, ये किसका मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये सब फॉर्मूले धीरे धीरे आप क्लास 10th में याद करोगे, ज़्यादा परेशान ना हो, मुझे यहाँ कुछ सिखाना है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। देखो बेटा, ग्लूकोज का जो 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कार्बन के कितने एटम है, 6 एटम, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 12 एटम, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 6 एटम। यानी कि कार्बन के जब 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम पास पास आते होंगे तो उनके बीच में कुछ बॉन्डिंग होती होगी और एक मॉलिक्यूल बन के तैयार होता है, जिसका नाम क्या दिया गया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, जिसको बोला गया। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको यहाँ पे 2 कैटेगरी देखने को मिली है पार्टिकल्स की। ये सारे आपके क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, और ये सारे क्या हैं बेटा, आपके एटम्स हैं। एटम्स के एग्जांपल क्या क्या थे बेटा, ये देखिए हाइड्रोजन, और बताइए क्लोरीन, और बताइए ऑक्सीजन, ऐसे करके बहुत सारे एटम्स हमने आपको दिखाए हुए हैं, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा ध्यान से सभी बच्चे देखें, क्या कहानी कहता था वो, आपकी डेफिनेशन में क्या बात करता था उसको देखिए। कह रहा था अ सब्सटेंस इज द वन दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। सब्सटेंस या फिर प्योर सब्सटेंस बेटा वो होगा जिसमें सिंगल टाइप का पार्टिकल होगा। यस सर, सिंगल टाइप के पार्टिकल 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो उसमें ये देखिए एटम्स होंगे, या तो उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन सेम टाइप के होंगे, माइंड इट, लेकिन सेम टाइप के होंगे। सर एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल बेटा देखो, सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल देखो, आइए दिखाते हैं। अभी हमने आपको एक दिखाया था बेटा, आयरन का पीस। जब ये आयरन का पीस आपने देखा था तो ये आयरन का पीस बहुत छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। ये देखिए ये जो डॉट से हम दिखा रहे हैं, ये सब जो डॉट से हम दिखा रहे हैं, ये सब छोटे डॉट क्या हैं, आयरन के एटम्स हैं बेटा। ये भी आयरन का एटम है, देखिए Fe से दिखाएंगे, ये भी आयरन का एटम है, ठीक है। ये भी आयरन का एटम है, ये भी आयरन का एटम है, ठीक है बेटा। ये भी क्या है, आयरन का एटम है, ये भी क्या है, आयरन का एटम है, ये भी आयरन का एटम है। इस तरीके से आप देख रहे हो ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, लेकिन ये पार्टिकल्स बेटा कैसे हैं, ये सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल है। यानी कि बात समझिए, ऐसा तो नहीं है ना कि ये वाला आयरन का पार्टिकल है तो ये वाला कार्बन का है, ऐसा तो नहीं। कार्बन का तो यहाँ कोई पार्टिकल नहीं है। मतलब जब भी आप आयरन का पीस उठाओगे तो उसमें आपको आयरन के ही पार्टिकल्स मिलेंगे, यानी कि आयरन के ही एटम्स आपको मिलेंगे। कोई डाउट है बताइए। इसी तरीके से बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं।
मान लीजिए हमने आपको बेटा गोल्ड दिया, ये देखिए गोल्ड की रिंग है, ठीक है। अब गोल्ड की रिंग हमने आपको दी, ये गोल्ड की रिंग है, ये गोल्ड की रिंग है, ठीक है, ये गोल्ड की अंगूठी है, रिंग है, इसको हमने आपको दिया। तो आपने जाके जब इसमें चेक किया बेटा आपको, तो इसमें गोल्ड के बहुत सारे क्या मिलेंगे, एटम्स मिलेंगे। और गोल्ड के एटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका AU। गोल्ड के एटम का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल A स्मॉल u। ये किसका एटम है बेटा, गोल्ड का एटम है बेटा। तो ध्यान से चेक करो, ये भी गोल्ड का एटम है, ये भी गोल्ड का एटम है, ये भी, ये सारे गोल्ड के एटम है। यानी कि अगर हम आपसे पूछें कि इस गोल्ड की रिंग में सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल मौजूद हैं कि नहीं, यस सर, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल मौजूद हैं। कौन है वो, गोल्ड के एटम्स हैं वो। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो बेटा ये भी प्योर है अपने आप में, ये भी प्योर है, करेक्ट, कोई डाउट है। अब आइए जरा हम देखते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स जिसमें आपका सब्सटेंस प्योर है लेकिन उसके पार्टिकल्स एटम नहीं है, उसके पार्टिकल्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उसके पार्टिकल क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। आइए बेटा एग्जांपल देते हैं। एक बीकर ले लीजिए, ये देखिए एक बीकर है हमारे पास, और इस बीकर में बेटा वाटर रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, इस बीकर में वाटर रखा हुआ है, ठीक है। अब वाटर जो रहता है वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। इसका क्या मतलब है सर, इसका ये मतलब है बेटा वाटर का एटम नहीं होता है, वाटर का मॉलिक्यूल होता है। देखिए कुछ सब्सटेंसेस के एटम्स होते हैं, वो एटम मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं, खासकर मेटल्स, जितने भी मेटल्स होंगे, जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब मेटल्स हैं। जो मेटल होंगे उनको आप जाके चेक करोगे तो जो उनके पार्टिकल्स होंगे वो एटम टाइप के होंगे, सही है। और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस भी आप देखोगे जिसमें जो पार्टिकल हैं वो एटम नहीं होंगे, वो मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन सेम टाइप के मॉलिक्यूल होंगे। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पे जैसे सेम टाइप के एटम थे वैसे यहां सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो बेटा देखो, ये चेक किया आपने, ये चेक किया, ये चेक किया, ये चेक किया, ये चेक किया, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है। ये देखिए, ये भी क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है। ये भी क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है। ये भी क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है। तो ये अपने आप में प्योर है। क्यों, क्योंकि ये सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब बच्चे यहाँ पे सवाल करते हैं, कहते हैं सर कैसे सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है सर, यहाँ तो हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है। लेकिन ध्यान देना, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम मिलके केमिकली कंबाइन होकर एक पार्टिकल बना दिया था ना, जिसका नाम क्या था, H2O मॉलिक्यूल था। तो ये अपने आप में बेटा एक सिंगल पार्टिकल है। इसको आप अलग अलग मत देखो, ये अलग अलग थोड़ी ना है। ऐसा थोड़ी ना कि हाइड्रोजन अलग है ऑक्सीजन अलग है, नहीं। हाइड्रोजन का एटम अलग है, ऑक्सीजन का एटम अलग है, नहीं नहीं नहीं। हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम केमिकली कंबाइन होकर H2O वाटर का एक मॉलिक्यूल बना दिया है ना। और ऐसे वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब मेरा सवाल सुनिए, क्या वाटर के मॉलिक्यूल्स के अलावा यहाँ पर कुछ और मौजूद है, तो जवाब है नहीं। तो इसका मतलब ये कैसा सब्सटेंस है बताइए, प्योर सब्सटेंस है, सही है। कैसा सब्सटेंस है ये, प्योर सब्सटेंस है। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्यों, क्योंकि इसमें सिंगल टाइप की ही एंटिटी है या सिंगल टाइप का ही पार्टिकल है, और वो कौन है, वाटर का पार्टिकल है। कोई डाउट है बताइए, तो ये चीज़ है, ठीक है। अब आप इस डेफिनेशन को देख लीजिए, अ सब्सटेंस इज द वन दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अब आगे पढ़िए क्या लिखा है, दैट इज, इसका क्या मतलब है, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्या मतलब होता है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जिन पार्टिकल से सब्सटेंस बना हुआ है उसके बारे में बात कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जिन भी पार्टिकल से सब्सटेंस बना हुआ है उनको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं। ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम केमिकल नेचर। सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका जो केमिकल नेचर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। केमिकल नेचर से बेटा ये मतलब है, आप ध्यान से चेक करो, केमिकल नेचर से ये मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब कितने हैं। बात समझो जरा, एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता देते हैं अभी के लिए। देखिए मान लीजिए एक सोडियम का टुकड़ा लिया आपने, ये किसका है, सोडियम का टुकड़ा, सोडियम का पीस है, करेक्ट। ये देखिए सोडियम का पीस है, तो ये भी सोडियम का सिंबल होता है Na, कैपिटल N स्मॉल a, ठीक है ना। ये देखिए ये सब सोडियम के क्या हैं, एटम्स हैं, करेक्ट। ये सारे के सारे सोडियम के एटम, ये भी सोडियम का एटम है बेटा। हाँ, सोडियम एक मेटल है ना, तो ये एटॉमिक फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ये भी सोडियम का मेटल है, ये भी सोडियम मेटल कह रहा हूँ, सॉरी, ये भी सोडियम का एटम है। अब ये देखिए प्योर है कि नहीं है, यस सर, क्यों, क्योंकि सेम टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अब आप चाहे बेटा ये वाला पार्टिकल निकाल के चेक करो, ठीक है, ये वाला सोडियम निकालो, चाहे ये वाला सोडियम का पार्टिकल मतलब एटम निकाल के चेक करो, चाहे ये वाला सोडियम चेक करो। आप क्या चेक करोगे बेटा, सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 11 होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं वो 11 होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और जो न्यूट्रॉन होते हैं इसमें वो 23 - 11, 3 - 1 2 और ये
12, न्यूट्रॉन होते हैं 12। हम आपको बस समझाने के लिए बता रहे हैं बेटा, आप ज़्यादा परेशान मत होइए, ये सब आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको सिंपल डेफिनेशन लिखना है ताकि आपको फील आ जाए, आपको समझ में आ जाए, इसलिए हम डिटेल में बता रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, चाहे ये वाले एटम की बात करिए, चाहे ये वाले एटम की बात करिए, ठीक है, ये वाले एटम की बात करोगे तब भी आपको 11 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, प्रोटॉन आपको 11 मिलेंगे, न्यूट्रॉन आपको कितने मिलेंगे, 12 मिलेंगे। तो देखो इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है इस पार्टिकल का, केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब ये केमिकली किन भी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में आप कहाँ पढ़ोगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में। तो ज़्यादा परेशान नहीं होने का, बस सुन लीजिए, ठीक है। तो देखिए इस एटम की भी हालत वही है, इस एटम की भी हालत वही, इस एटम की भी हालत वही है, करेक्ट, बात समझ में है कि नहीं, ठीक है। तो इन सभी पार्टिकल्स का जो कॉम्पोजिशन है, मतलब जैसा भी वो बना हुआ है केमिकली मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये अभी के लिए आप सोच सकते हो, ठीक है। तो वो क्या है, सेम है, यही चीज लिखिए, ऑल कॉन्स्टेंट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम केमिकल नेचर। यहां पे आ जाइए, अगर आपके पास वाटर है एग्जांपल के तौर पे, तो वाटर का बेटा हर एक पार्टिकल चेक करिए, वो वाटर का मॉलिक्यूल है, सबका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है। कैसे सेम है सर, ध्यान से चेक करो बेटा, वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन के एटम है, ठीक। अगर आप वाटर का कोई और मॉलिक्यूल चेक करोगे, इसमें भी हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो केमिकली इनका जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, सेम है। यानी कि कोई भी वाटर का पार्टिकल अगर आप यहां से निकाल के चेक करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम ही मिलेंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलेगा। ऐसा नहीं कि किसी में हाइड्रोजन के 3 एटम मिल जाएंगे, ऑक्सीजन के 1 एटम के अलावा 3 एटम मिल जाएंगे, नहीं, हर एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम यहां पर मौजूद है, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे हमने आपको यह भी बता दिया आपकी नॉलेज के लिए कि प्योर सब्सटेंस को आप 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा ये आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं, इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं किसमें, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। तो याद रखिएगा, प्योर सब्सटेंसेस कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरी। कौन कौन से, पहला होता है बेटा आपका क्या, एलिमेंट्स, और दूसरा होता है आपका क्या, कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड्स भी जो होते हैं वो भी प्योर सब्सटेंस हैं और एलिमेंट्स जो हैं वो भी प्योर सब्सटेंस हैं। अब देखो बेटा इनमें अंतर क्या होता है, एलिमेंट क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। तो यहां पर हमने आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हैं, एलिमेंट्स के। ये सभी एग्जाम्पल किसमें हैं, किसके एग्जाम्पल्स, ये सभी बेटा एलिमेंट्स के। एलिमेंट्स में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, सेम टाइप के एटम दिखाई पड़ेंगे, ध्यान से चेक करिए, सेम टाइप के एटम दिखाई पड़ेंगे। यहां सभी आयरन के एटम है, यहां सभी क्या है, गोल्ड के एटम है, यहां सभी सोडियम के एटम है। और याद रखिएगा एलिमेंट्स के जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है। कोई भी मेटल आप लोगे उसमें मेटल के एटम आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स हैं, ठीक, एलिमेंट्स में आपको सेम टाइप के एटम दिखाई पड़ेंगे, ठीक। लेकिन ये किसका एग्जाम्पल है, वाटर किसका एग्जाम्पल है बेटा, कंपाउंड का। वाटर किसका एग्जाम्पल है, कंपाउंड का। देखो कंपाउंड जब आप चेक करोगे बेटा तो वो एटम से नहीं बना होगा, वो मॉलिक्यूल से बना होगा, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे सेम होंगे। आप बेटा यहां देखो और यहां देखो, इसमें क्या सेम टाइप के पार्टिकल है, यस सर। और वो सेम टाइप के पार्टिकल कौन है, एटम्स हैं। यहां पे देखिए जरा, कंपाउंड में देखिए जरा, कंपाउंड में क्या सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं, यानी कि सिंगल टाइप के पार्टिकल हैं, यस सर। कौन, H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो कंपाउंड बनता है आपका, अगर कोई पूछे कंपाउंड कैसे बनता है तो आप पहले बोलोगे भाई देखो कंपाउंड मॉलिक्यूल से बनता है। और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन होता है। और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलके बने होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब कंपाउंड में जाके हम लोग अंदर चेक करेंगे तो हमें सेम टाइप के ही मॉलिक्यूल मिलेंगे, ओके। अब सुनो मेरी बात, सर एलिमेंट्स में ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिसमें मॉलिक्यूल्स मिलते हो, अभी तक हमने आपको एलिमेंट्स में क्या एग्जाम्पल दिए, जिसमें एटम्स आते हो, ठीक है। सर एलिमेंट में कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें मॉलिक्यूल आते हो, यस सर है ऐसा एग्जाम्पल, आइए आपको दिखाते हैं। बेटा ध्यान से चेक करिए, देखिए क्लोरीन गैस का सैंपल लीजिए, क्या लिया हमने, क्लोरीन गैस का सैंपल लिया। तो ये जब क्लोरीन गैस का सैंपल हमने लिया एक सिलेंडर में, बेटा इसमें क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं इसमें, क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये देखिए जरा, क्लोरीन का जो एटम का फॉर्मूला होता है, बहुत ध्यान से चेक करो बेटा, क्लोरीन का एटम का फॉर्मूला होता है Cl। अगर केवल Cl लिखा है तो क्लोरीन का एटम है, लेकिन अगर Cl2 लिखा हुआ है तो ये क्या है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। अब बच्चे ये पूछेंगे सर आपको कैसे पता चला कि कहाँ पे एटॉमिक फॉर्म में होगा, कहाँ पे मॉलिकुलर फॉर्म में होगा। बेटा देखिए हम आपको पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं बस, ये आपको धीरे धीरे जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो क्लास 9 में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में धीरे धीरे चल के क्लास 10 तक आपको पता चलेगा कि कब मॉलिक्यूल बन जाते हैं और कब केवल एटॉमिक फॉर्म में ही चीज़ें रहती हैं। मेटल्स में खासकर आपको एटॉमिक फॉर्म में मिलेगा। अब देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए कि ये जो क्लोरीन गैस का सैंपल होता है बेटा, इसमें क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं आपको, क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं आपको, क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं।
कोई डाउट है बताइए? तो ये जो क्लोरीन गैस है ये भी किसका एग्जाम्पल है? एलिमेंट का। क्यों सर? एलिमेंट में आपको सेम टाइप के ही एटम्स मिलेंगे, ध्यान से चेक करो, सेम टाइप के तो इसमें एटम्स है और क्लोरीन के 2 एटम मिलकर क्लोरीन का 1 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। कंफ्यूज मत हो ना, ध्यान से बेटा जरा चेक करो। एलिमेंट्स में ये देखिए क्लोरीन को हमने रखा है क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ये देखिए कंपाउंड में भी मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये वाला जो मॉलिक्यूल है और ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसमें डिफरेंस है। ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलके बने हुए हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलके बने हुए हैं, और वो डिफरेंट एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन यहां पे देखिए ये Cl2 एक मॉलिक्यूल है क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ एटम्स है। क्लोरीन के कितने एटम है यहाँ? 2। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल बना हुआ है ये क्लोरीन के ही एटम से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल की खासियत क्या है? ये मॉलिक्यूल की खासियत क्या है? ये किससे मिलके बना हुआ है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। और वो डिफरेंट एलिमेंट्स कौन है बेटा? वो डिफरेंट एलिमेंट्स कौन है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन यहां पर इस मॉलिक्यूल की क्या खासियत है? इस मॉलिक्यूल की क्या खासियत है बताइए? इस मॉलिक्यूल की खासियत है ये किससे मिलके बना हुआ है? एटम्स ऑफ डिफरेंट नहीं है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। और वो सेम एलिमेंट कौन है? वो सेम एलिमेंट आपका क्लोरीन है। कोई डाउट है? तो एलिमेंट का एक ऐसा एग्जांपल जिसमें पार्टिकल्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, ये सब क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं। करेक्ट, आप देख सकते हो सारे पार्टिकल सेम टाइप के ही हैं। ठीक है ना? और एलिमेंट में ऐसा एग्जांपल बताइए जिसमें आपको पार्टिकल्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेंगे। करेक्ट, तो ध्यान से बेटा जरा चेक करो, ऑक्सीजन का एग्जांपल देख लीजिए। ये देखिए ऑक्सीजन का जो एटम होता है वो O होता है और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो O2 होता है। तो ये सब क्या है? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन का आप एग्जांपल ले सकते हो, H2। ठीक है, हाइड्रोजन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। ये सारी बातें आपको धीरे धीरे पढ़ के पता चलेंगी। तो ये भी किसका एग्जांपल है? आपका एलिमेंट का एग्जांपल है। कोई डाउट है? ये चीज़ हो गई। तो यही रीज़न है हमने आगे लिखा है प्योर सब्सटेंसेस कैन क्लासिफाइड एज एलिमेंट और कंपाउंड्स। कोई डाउट है बताइए? आपको सिर्फ एग्जाम में इतना लिखना है, हमने आपको समझाने के लिए बताया ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आपको फील कराते हैं कि इम्प्योर क्या होता है। केमिस्ट्री में इम्प्योर सब्सटेंस क्या होगा? केमिस्ट्री में इम्प्योर सब्सटेंस क्या होगा? ठीक है, तो ध्यान से बेटा जरा चेक करो, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होगा केमिस्ट्री में, वो हम आपको बताते हैं यहाँ पर। देखिए, आपने कभी घर में शरबत बनाया होगा, गर्मी में शरबत पीने के लिए, मतलब शुगर ले लेते हो, वाटर ले लेते हो, मिक्स रूह भी इसमें डाल लेते हो आप। अभी हम शुगर और वाटर लेके चल रहे हैं। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, शुगर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो हम आपको बता रहे हैं। शुगर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। ये शुगर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, यानी कि कार्बन के 12 एटम होते हैं, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 11। करेक्ट। और वाटर का क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? वाटर का तो सबको पता है, H2O, है ना? वाटर का सबको पता है क्या? H2O। एक काम करो, एक ग्लास ले लो, ठीक है, ये ग्लास में पानी ले लो, इसमें थोड़ा सा शुगर आप डाल दीजिए। ओके, चलो तो डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये हमने इसमें पहले बेटा वाटर लिया था और इसमें हमने ऊपर से थोड़ा सा क्या डाल दिया? शुगर डाल दिया। ठीक है, ये जब डाल दिया, अब बताओ बेटा अंदर ये बताओ केमिस्ट्री की भाषा में प्योर है कि इम्प्योर है? शरबत आप बाहर से देख रहे हो, हाँ ये तो भाई प्योर लग रहा है, पी भी जाते हो आप। आपकी भाषा में ये जो शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन जो आपने बनाया है ये प्योर है, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। क्यों सर? बेटा एक बात बताओ, अंदर जाके जब चेक करोगे तो आपको क्या मिलेंगे? वाटर के मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे, और अंदर जाके जब आप चेक करोगे तो आपको C12H22O11 यानी कि आपको शुगर के भी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं बेटा, ये केमिस्ट्री की भाषा में क्या हो गया? इम्प्योर हो गया। क्यों? क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। क्योंकि बेटा प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या है? क्या कि सब्सटेंस इज द वन दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। तो ये सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल को कंसिस्ट नहीं कर रहा है, इसमें डिफरेंट टाइप के बेटा पार्टिकल्स हैं। इसमें शुगर वाला पार्टिकल भी अवेलेबल है और वाटर वाला पार्टिकल भी अवेलेबल है, यानी कि शुगर का भी मॉलिक्यूल अवेलेबल है और वाटर का भी मॉलिक्यूल अवेलेबल है। तो आपकी भाषा में प्योर है, लेकिन ये केमिस्ट्री की भाषा में ये किसका एग्जाम्पल है? इम्प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। ओके बेटा, आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप फील कर लीजिए। ओके, नंबर 2 देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपको कुछ डिफरेंस बताने। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 15 पे, एनसीईआरटी पे कह रहा है लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, अब ये देखिए एग्जाम में 2 मार्कर क्वेश्चन आएगा, तो 2 मार्कर क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स तो लिखने पड़ेंगे। करेक्ट, तो टोटल 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट में आप होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का आप डेफिनेशन बता सकते हो। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? दे हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, मतलब
हेट्रोजीनियस मिक्सचर दे हैव नॉट यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। इसका क्या मतलब है, सुनिए। देखिए, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर और नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर को हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए बेटा कि आपने क्या लिया, आपने लिया शुगर, करेक्ट, शुगर लिया और साथ में आपने वाटर लिया, ठीक है। इनका आपने एक मिक्सचर तैयार कर लिया, शुगर प्लस वाटर का आपने मिक्सचर तैयार कर लिया, ठीक है। वाटर ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा शुगर डाल के उसको स्टर करो, ऐसा हिलाओ, एक सॉल्यूशन टाइप का बन जाएगा, वहाँ पर मिक्सचर एक बन जाएगा। ये देखिए, अब ये जो मिक्सचर तैयार हुआ है शुगर प्लस वाटर का, ठीक है, आप एक काम करो, ये एक बड़ा ग्लास है, ठीक है, जिसमें आपने बनाया है, या बड़ा सा बीकर है, छोटे छोटे ग्लासेस लेके आइए, 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, 4 या 5 छोटे छोटे ग्लासेस ले आइए। अब इसमें से निकाल के थोड़ा सा सैंपल इसमें रखिए, थोड़ा सा इसमें रखिए, थोड़ा सा इसमें रखिए, थोड़ा सा इसमें रखिए, करेक्ट। तो ये जो आपका शुगर प्लस वाटर वाला मिक्सचर था, थोड़ा सा इसमें आ गया, थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा इसमें, करेक्ट। इसको टेस्ट करिए, पहले इसको टेस्ट करिए, टेस्ट कर लिया। अब थोड़ी देर के बाद जब आपका टेस्ट चला जाए तो इसको टेस्ट करिए, फिर थोड़ी देर के बाद इसको टेस्ट करिए, फिर थोड़ी देर के बाद इसको टेस्ट करिए। आप क्या देखोगे, सबका टेस्ट सेम आ रहा है, सबका टेस्ट सेम आ रहा है। इस बात से आप क्या समझते हो, इस बात से आप थोड़ा थोड़ा ये फील कर रहे हो कि इस सैंपल के पर यूनिट वॉल्यूम में, ध्यान दें स्टूडेंट्स, इस सैंपल के पर यूनिट वॉल्यूम में, अगर इसके 1 यूनिट वॉल्यूम में जाके हम चेक करें तो जितने शुगर के पार्टिकल्स हैं उतने ही वाटर के यहाँ पे पार्टिकल्स हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या, कि इसका जो कॉम्पोजिशन है, किसका, होमोजीनियस मिक्सचर का जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन मतलब कैसे वो बना हुआ है, संगठन उसका, जिन भी पार्टिकल से वो मिलके बना हुआ है, उन पार्टिकल का जो कंपोजिशन है, उनका जो संगठन करने की जो तरीका है, मिलने का आपस में जो तरीका है, वो क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब एक जैसा है। मतलब समझो जरा, मतलब समझो। देखो, यहाँ से पर यूनिट वॉल्यूम से हमने जब सैंपल लिया तो हमने क्या देखा, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, बस आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 5 शुगर के पार्टिकल मिले, कितने, 5 शुगर के पार्टिकल मिले और 100 आपको वाटर के पार्टिकल मिले, करेक्ट, पर यूनिट वॉल्यूम में। फिर हमने जाके यहाँ से पर यूनिट वॉल्यूम लिया, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब समझ रहे हो, 1 यूनिट वॉल्यूम, जैसे कि 1 सेंटीमीटर को वॉल्यूम ले लिया या 1 ml ले लिया, 1 मिलीलीटर ले लिया, ठीक है। यहाँ से जाके हमने जब चेक किया, 1 ml लिया, ये 1 ml सैंपल है, ये भी 1 ml सैंपल है, तो यहाँ पर भी आपको शुगर के कितने पार्टिकल्स मिले बेटा, 5 शुगर के, S फॉर शुगर समझ लीजिएगा, 5 शुगर के पार्टिकल मिले, और 100 आपको W फॉर वाटर समझ लीजिएगा, 100 वाटर के पार्टिकल्स मिले। ऐसा नहीं है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कहीं तो आपको शुगर के पार्टिकल 5 मिल रहे हैं और कहीं तो आपको 10 मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। शुगर के पार्टिकल्स की संख्या क्या है, सेम है, और वाटर के पार्टिकल की संख्या भी क्या है, सेम है। इसीलिए आपने जब अलग अलग ग्लासेस में इसके सैंपल निकाले थे तो आपको अलग अलग ग्लासेस के जो सैंपल थे उनका टेस्ट, उनका स्वाद आपको सेम आ रहा था, करेक्ट। यहाँ से आपने पर यूनिट वॉल्यूम निकाला, यहाँ से आपने पर यूनिट वॉल्यूम निकाला, यहाँ से आपने पर यूनिट वॉल्यूम निकाला, तो आप क्या देख रहे हो बच्चों, हर जगह आपको 5 शुगर के पार्टिकल और 100 वाटर के पार्टिकल आपको मिल रहे हैं। बस ये एक एग्जाम्पल है, फील करने के लिए हमने आपको यहाँ पर बताया है। यही मीनिंग है किसका, दे हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए। अच्छा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, दे हैव नॉट यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। इसका क्या मतलब है, देखिए इनका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। जैसे कि आइए हम आपको एग्जांपल देते हैं कुछ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बेटा, पहला एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कॉमन सॉल्ट, ठीक है, सैंड एंड कॉमन सॉल्ट। सैंड समझ तो बालू जो होती है, बालू में आपने थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट कौन सा होता है, सोडियम क्लोराइड, अरे जो घर में सब्जी में डालते हो नमक, टाटा सॉल्ट, वही, ठीक है ना। तो सैंड प्लस कॉमन सॉल्ट का बेटा फॉर्मूला भी होता है आपका, मैं बता दूं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। Na का मतलब सोडियम, Cl का मतलब क्लोराइड। इसका केमिकल नेम है कॉमन सॉल्ट का क्या, सोडियम क्लोराइड। ओके, तो आपने सैंड लिया और सोडियम क्लोराइड लिया, यानी कि कॉमन सॉल्ट लिया, इसको आपने मिक्स कर दिया। बालू ले लीजिए, नमक, उसको मिक्स कर दो, एक बाउल ले लो, उसमें ऐसा मिक्स कर दो और स्पून से स्टिर कर दो, ऐसा हिला दो। जब आप ऐसा हिलाओगे तो ये देखिए बेटा, ये आपका एक मिक्सचर तैयार हो गया। ये देखिए एक बाउल है, इसमें एक मिक्सचर आपका रखा हुआ है, ठीक है। तो बेटा ये जो मिक्सचर रखा हुआ है, अब हमने क्या किया, इस मिक्सचर के पर यूनिट वॉल्यूम में जब चेक किया, ये देखिए बाउल है और ये क्या है आपका मिक्सचर है, करेक्ट, ओके। तो स्टूडेंट्स जब हमने इस बाउल में से सैंपल निकाले थोड़े थोड़े, जैसे हम यहाँ से पर यूनिट वॉल्यूम चेक करते हैं, फिर हम यहाँ से पर यूनिट वॉल्यूम चेक करते हैं, फिर हम यहाँ से पर यूनिट वॉल्यूम चेक करते हैं, फिर हम यहाँ से पर यूनिट वॉल्यूम चेक करते हैं, तो आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे सैंड्स के जो पार्टिकल हैं उनकी संख्या और सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट के पार्टिकल की संख्या आपको सेम नहीं मिलती है। स्टूडेंट्स ध्यान दें जरा, पता लगा पर यूनिट वॉल्यूम आपने यहाँ से एक सैंपल लिया, इसमें आपको बेटा मान लो कि सैंड के 100 पार्टिकल्स मिले, 100 आपको सैंड मिला, ठीक है, लेकिन आपको NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड बेटा 50 मिला, यहाँ 50 NaCl मिला, करेक्ट। फिर आपने यहाँ से सैंपल लिया, ठीक है, तो यहाँ से जब आपने सैंपल लिया तो पता लगा आपको 50 क्या मिल गया,
50 आपको सैंड के पार्टिकल्स मिल गए, या आप कुछ भी कर सकते हो, 90 आपको सैंड के पार्टिकल्स मिल गए, ठीक है। और आपको टोटल हम पर यूनिट वॉल्यूम में चेक कर रहे हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम में हम मान रहे हैं कि कितने पार्टिकल्स टोटल 150 हैं, टोटल 150, ओके। तो 100 सैंड के थे, 50 NaCl के थे, फिर यहाँ पे देखिए पर यूनिट वॉल्यूम में 90 सैंड के हो गए और 60 किसके हो गए, NaCl के हो गए। तो आप क्या देख रहे हो, फिर यहाँ से आपने सैंपल कलेक्ट किया, यहाँ से आपने सैंपल कलेक्ट किया, तो आप क्या देखते हो बेटा, आप देखते हो 80 पार्टिकल सैंड के हैं और सोडियम क्लोराइड की संख्या यहाँ पे चेंज हो गई, 70 NaCl है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कहीं पे सैंड ज़्यादा है तो सोडियम क्लोराइड कम है, कहीं पे सोडियम क्लोराइड ज़्यादा है तो सैंड कम है। तो इस तरीके से पर यूनिट वॉल्यूम में आपका जो पार्टिकल्स की संख्या है वो आपको सेम नहीं मिलेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये मिक्सचर कैसा है, हेट्रोजीनियस, यानी कि असमान है। असमान मतलब समान नहीं है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म है इसका कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब इसकी बनावट, इसका संगठन, जिन भी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है उन पार्टिकल की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम में सेम नहीं है, करेक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है इसका, करेक्ट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट बेटा, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट में बोलता है, कह रहा है द कंपोनेंट्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बच्चों, कंपोनेंट का मतलब जिससे वो मिलके बना हुआ है। जैसे कि जब आपने शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर किया तो इसके कंपोनेंट कौन हो गए, शुगर और वाटर, ये इसके दो कंपोनेंट है। अगर इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल देते तो कितने कंपोनेंट हो जाते हैं, सॉरी कितने कंपोनेंट हो जाते हैं, 3 कंपोनेंट हो जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ पर कितने कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं, सैंड एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से कंपोनेंट मतलब जिससे वो मिलके बना हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं, करेक्ट। चलो, तो द कंपोनेंट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर आर नॉट फिजिकली डिस्टिंक्ट। ध्यान से चेक करिए, द कंपोनेंट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स आर नॉट फिजिकली डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग दिखना, ऐसा समझ लो, अलग अलग दिखना, ठीक है। तो बेटा होमोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको अलग अलग, नॉट फिजिकली डिस्टिंक्ट, ये आपको अलग अलग नहीं दिखाई पड़ेंगे, अलग अलग नजर नहीं आएंगे, बल्कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आप आओगे तो द हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर द मिक्सचर हैज फिजिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। यहाँ पे आपको फिजिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो जरा। आप अपने घर में एक काम करो, शुगर ले लो, वाटर ले लो, एक सॉल्यूशन मिक्सचर तैयार कर लो, कर लिया, ठीक है। ये ऐसा मिक्सचर तैयार कर लिया। अब हम आपसे एक बात बोलने जा रहे हैं, हम कह रहे हैं जरा वाटर का मॉलिक्यूल निकाल के दिखाओ, एक वाटर का पार्टिकल निकाल के दिखाओ। आप नहीं निकाल के दिखा पाओगे। एक शुगर का पार्टिकल निकाल के दिखाओ, यानी कि एक शुगर का मॉलिक्यूल निकाल के दिखाओ। अभी आपको हमने क्वेश्चन नंबर 1 में मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा सा बताया था, याद होगा आपको, ठीक है ना। तो सुनो ध्यान से, देखो बेटा, इसमें जब आप सैंपल ले रहे हो तो 5 शुगर से हमारा क्या मतलब है, 5 शुगर के क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये देखिए। और 100 वाटर के क्या हैं, पार्टिकल्स का मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, बताया था ना अभी लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो बेटा यहाँ से आपने सैंपल कलेक्ट किया, हमने बोला कि बेटा इस सैंपल में से आप ना वाटर का मॉलिक्यूल अलग करके दिखाओ। आप नहीं अलग करके दिखा पाओगे, यानी कि वाटर और शुगर के मॉलिक्यूल आपको जब आप आंखों से ऐसा देख रहे हो तो आपको अलग अलग नजर नहीं आ रहे हैं। क्या आंखों से नजर भी नहीं आ रहे हैं, और किसी भी फिजिकल मेथड से आप इनको सेपरेट भी नहीं कर सकते हो, ये फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने हाथ ऐसा डाला और वाटर का मॉलिक्यूल निकाल लिया, और हाथ डाल के आपने जो है शुगर का मॉलिक्यूल निकाल लिया, ऐसा नहीं है ना। अगर इनको सेपरेट करना है तो आपको कोई केमिकल मेथड लगेगा, जो केमिकल मेथड हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि इवेपोरेशन कराना पड़ेगा कि क्या कराना पड़ेगा, वो सब अलग एक मैटर है, ठीक है। शुगर को अगर वाटर से अलग करना है तो आपको कोई केमिकल मेथड वहाँ पर अपनाना पड़ेगा। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, केमिकल मेथड नहीं, फिजिकल मेथड से भी हो सकता है। आई एम वेरी सॉरी, फिजिकल मेथड से भी हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि इसको गर्म करेंगे तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। हाँ, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ यहाँ पर क्या, कि ये फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इसको ऐसा हाथ से पकड़ के बाहर निकाल लोगे, या आपको आंखों से अलग अलग पार्टिकल्स नहीं दिखते। पूरा का पूरा जो आपका शुगर और वाटर का जो आपने मिक्सचर बनाया हुआ यूनिफॉर्म दिखता है, आपको आंखों से दिखते हो तो एक जैसा ये पूरा सॉल्यूशन नजर आएगा। कभी बना के एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में देखिएगा, उधर देखिए जरा। यहाँ पर क्या है बताइए, फिजिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स हैं। यस सर, भाई सैंड और NaCl, सोडियम क्लोराइड को आप मिक्स कर लीजिए और उसको देखिए, आपको साफ साफ सफ़ेद कलर का, व्हाइट कलर का तो सोडियम क्लोराइड का पार्टिकल नजर आएगा, ठीक है। नमक भी नजर आएगा साफ साफ आपको। बालू जिस भी कलर का होता है, थोड़ा सा ग्रेइश कलर का होता है ना, थोड़ा सा चमकीला होता है, सिल्वर ग्रेइश कलर का, तो बालू जो होता है, सैंड आपको अलग से नजर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो फिजिकली ये डिस्टिंक्ट होते हैं, साफ साफ आप देख सकते हो, ठीक है। कहीं पे तो बालू ज़्यादा नजर आएगा और कहीं नमक ज़्यादा नजर आएगा, तो ये चीज़ है। नाउ पॉइंट 3 कह रहा, दे हैव नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यही बात है, दे हैव नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिन भी पार्टिकल से वो मिलके बना हुआ है उनके बीच में कोई भी विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन का मतलब आपको आंखों से देखने से ऐसा नहीं लगेगा कि वो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ है। और यहाँ पर क्या है, दे हैव विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। यहाँ पर आपको विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन का मतलब जब आप इसको देखोगे तो आपको ये अलग अलग नजर आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये लैंग्वेज आप लर्न कर लीजिए। एक पॉइंट और हमने ऐड किया हुआ है यहाँ पर। नाउ फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट में आगे आपके क्या एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलो ये सब कॉपी में आप लोग नोट्स बना लीजिएगा अपने, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या है बेटा, यहाँ पर आपका एलॉय है, करेक्ट। एग्जाम्पल में क्या है, एलॉय है। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर है, सॉल्ट इन वाटर, जैसे शुगर इन वाटर लिया है वैसे सॉल्ट इन वाटर भी ले सकते हो भाई। सोडियम क्लोराइड लो, नमक लो, पानी में डालो, अच्छे से स्टिर कर लो, आपको एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन वाला मिक्सचर मिलेगा जिसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। एलॉय अभी मैं आपको समझा देता हूँ डिटेल में, इसको रुक जाइए, यहाँ पे आइए जरा। आपके बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर के डिफरेंट एग्जाम्पल हैं, जैसे सैंड और कॉमन सॉल्ट, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। ऑब्वियसली वाटर में बेटा थोड़ा बालू डाल के मिक्स कर दीजिए तो हेट्रोजीनियस ही तो होगा, नहीं होगा हेट्रोजीनियस, बताइए। उसके बाद नेक्स्ट है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, देखो बेटा सैंड को उठा के जब वाटर में डालोगे, देखो ये वाटर है आपका, ठीक है, और इसमें आपने सैंड डाल दिया। जब सैंड डाल के इसको छोड़ दोगे, हाँ, तो सैंड बहुत सारा नीचे आ जाएगा, कुछ ही सैंड अभी ऊपर रहेगा ऐसे। तो यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम में जब आप चेक करोगे, यहाँ सैंड आपको कम मिलेगा, यहाँ सैंड नीचे आपको ज़्यादा मिलेगा, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स ले लो। आयरन फिलिंग्स क्या होती हैं, बहुत सारे बच्चों को आयरन फिलिंग्स नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ। आयरन फिलिंग्स का मतलब समझो, जैसे घर में जब कारपेंटर आता होगा, आपने देखा कोई लकड़ी का काम करके जाता है वो, है ना, लकड़ी का कोई टेबल बना रहा है तो वो अपने जो इक्विपमेंट्स है उससे इसको ऐसा ऐसा रब करता है, ऐसा ऐसा घिसता है, तो लकड़ी का बुरादा निकलता है वहाँ से, ठीक है। ठीक उसी तरीके से आयरन का भी बुरादा होता है, उसको हम आयरन फिलिंग्स कहते हैं। मतलब आयरन मतलब लोहा जो मेटल होता है आयरन, ठीक है, उसके छोटे छोटे बुरादे आते हैं मार्केट में, ठीक है, उसको आयरन फिलिंग्स बोलते हैं। तो वो मार्केट से खरीद लीजिए आयरन फिलिंग्स, और सोडियम क्लोराइड के साथ इसको आप मिक्स कर दीजिए, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है, बताया ना आपको, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड नमक के साथ आयरन फिलिंग्स को आप मिक्स कर दीजिए, ठीक है। मिक्स करोगे तो कैसा होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। आयरन फिलिंग्स आपको अलग नजर आएंगी और सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक सफ़ेद सफ़ेद आपको अलग नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद आप सैंपल कलेक्ट करोगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में कहीं तो आयरन फिलिंग्स ज़्यादा होंगी, कहीं तो सोडियम क्लोराइड ज़्यादा होगा, यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं होगा ये। उसके बाद बेटा सॉल्ट एंड सल्फर ले लीजिए। बेटा बाज़ार में सल्फर पाउडर आता है, सल्फर पाउडर जिसकी स्मेल बहुत अजीब सी होती है, बहुत लगती है, आप उसको बहुत क्या बोलेंगे, बहुत इंटेंस स्मेल होती है उसकी। तो सल्फर ले आओ बाज़ार से और थोड़ा सा सॉल्ट ले आओ, सॉल्ट मतलब यही नमक, मिक्स कर दो, ठीक है। तो बस आपको सल्फर अलग दिखाई पड़ेगा और वाइट कलर का आपको सॉल्ट अलग दिखाई पड़ेगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। फिर ऑयल एंड वाटर, ये भी किसका एग्जांपल है, ऑयल ले लीजिए बेटा, ऑयल ले लीजिए और वाटर ले लीजिए, उसको अच्छे से ऐसा मिक्स कर लीजिए। आप देखोगे कभी भी वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। ऑयल अलग अलग रहता है कहीं, वाटर अलग अलग रहता है कहीं, ठीक है। तो आप इसको करके देख सकते हो घर में, ऑयल को वाटर में आप मिक्स कर सकते हो। अच्छा, अब मेरे को क्या बताना था बेटा, एलॉयज बताना था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एलॉय मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, पहले इतना आप नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर का एक एग्जांपल हमने आपको बताया था, एलॉयज होते हैं, ठीक है। एलॉयज क्लास 10th में आप डिटेल में पढ़ोगे, वो आपको लर्न भी करना है, लेकिन क्लास 9th में एनसीईआरटी अगर आप उठा के देखेंगे बेटा, तो यहाँ देखिए पेज नंबर 15 पे बॉक्स में नीचे एग्जांपल दिया हुआ है एलॉयज का, ठीक है। एलॉयज क्या होते हैं याद रखिए, एलॉयज भी एक तरीके के मिक्सचर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कैसे मिक्सचर होते हैं ये, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एलॉय बेटा बनते कैसे हैं, देखिए एलॉय होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, कैसे बनते हैं बेटा, या तो एलॉय मेटल को मेटल के साथ मिला के बनाया जाता है, याद रखिएगा। एलॉयज आपको बेटा दो तरीके से बनेंगे, कैसे, देखिए एलॉयज आपके दो तरीके से बनेंगे। जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है, मेटल को मेटल के साथ मिक्स कर दिया जाता है, एक तो ये टाइप होगा, मेटल को मेटल के साथ। दूसरा टाइप होगा क्या, अ नॉन मेटल विद मेटल, अ नॉन मेटल को मेटल के साथ, नॉन मेटल प्लस मेटल, करेक्ट। अब देखिए एलॉयज हम लोग क्यों बनाते हैं वो हम आपको बता रहे हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। देखो बेटा, जब मेटल को मेटल के साथ मिक्स किया जाता है तो उसका एक एग्जांपल है ब्रास। ब्रास नाम का ये जो एलॉय है आपको याद करना है, ब्रास नाम का बेटा जो एलॉय है, ठीक है, उसमें 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है, करेक्ट। 30% जिंक और 70% कॉपर होता है। इस बात का क्या मतलब है आपको बता रहे हैं बेटा, जिंक एक मेटल होता है, सभी बच्चे याद रख लें, जिंक क्या होता है, एक मेटल होता है, और आप लोग को पता है कि कॉपर भी क्या एक तरीके का मेटल है। तो बेटा ध्यान से चेक करो, ये ब्रास नाम का जो एलॉय है ये कैसे बनाया गया है, तो जवाब है ये 30% जिंक और 70% कॉपर, दोनों ही क्या है, मेटल है, इसकी हेल्प से बनाया गया। अब कैसे बनाया जाता है वो हम आपको बता रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मेटल का मेटल के साथ, इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्रास है, जिसमें आपका 30% क्या होता है, जिंक। जिंक का बेटा फॉर्मूला होता है Zn, ठीक है। आपको इंग्लिश में लिखना हो आप इंग्लिश में लिख लो, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। जिंक का फॉर्मूला होता है Zn, और प्लस 70% क्या होता है इसमें,
कॉपर का फॉर्मूला होता है Cu। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब किया क्या जाता है हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए 30% और 70% का मतलब क्या है, इसको हम बहुत आसानी से आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि बेटा आपको 100 ग्राम ब्रास तैयार करना है, ठीक है, 100 ग्राम आपको ब्रास तैयार करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको 30 ग्राम क्या लेना होगा, 30 ग्राम जिंक लेना होगा और साथ में आपको 70 ग्राम क्या लेना होगा, कॉपर लेना होगा। ओके स्टूडेंट्स, 30 ग्राम जिंक लेना होगा, 70 ग्राम आपका कॉपर लेना होगा। अब क्या करिए, इसको लेके इसको दोनों को बेटा मिक्स किया जाता है छोटे छोटे पीसेस में कट करके मशीन्स वगैरह से, और फिर इसको क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। बहुत हाई टेम्परेचर इसको हीट देके हम इसको मेल्ट करते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल टाइप के बेटा कंटेनर्स आते हैं, ठीक है, और इसमें जिंक और कॉपर का स्क्रैप डाल दिया जाता है। ये देखिए जिंक और कॉपर का स्क्रैप डाल के इसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसको हम हीट करते हैं। कभी कभी इलेक्ट्रिक फर्नेस होते हैं, कभी कभी सोलर फर्नेस होते हैं, उससे हम इसको हीट करते हैं। अब जब इसको हीट करेंगे, आप ये मत समझिएगा बेटा कि आइस जैसे होती है ना, आइस बर्फ़ जो होती है उसको गर्म करते हो तो मेल्ट हो जाता है, सॉलिड किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में। तो आप ये मत समझिए कि केवल आइस ही मेल्ट हो सकती है, केवल आइस ही मेल्ट हो सकती है, नहीं भाई, मेटल्स भी मेल्ट हो सकते हैं। अरे यार, आप उसको गर्म कर दो, जब गर्म करोगे तो जो उनके पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाएंगे धीरे धीरे। चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा था। आप उसको हीट एनर्जी सप्लाई करोगे, भाई ध्यान से चेक करो, ये जिंक का बेटा पीस है ऐसे, और ये कॉपर का ऐसे पीस है। ये जिंक के बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है, ये ऐसे, ये देखिए ये एटम सभी पास पास हैं। ये कॉपर के बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है, कॉपर के एटम सभी बहुत पास पास हैं। जब इसको गर्म करोगे तो एटम्स क्या होंगे, अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करेंगे ना, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, रैंडमली इधर उधर जाएंगे, तो ये पार्टिकल ऐसा दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेल्ट हो गया, ये लिक्विड जैसा बेटा बन जाएगा। यहाँ पर क्या मिल गया आपको, एक तरीके का लिक्विड मिल गया, जिंक का भी लिक्विड बन गया और कॉपर का भी लिक्विड बन गया, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर हो गए तो लिक्विड फॉर्म में आ गए, सॉलिड फॉर्म से किस में आ गए, लिक्विड फॉर्म में आ गए। अब इसको अच्छे से स्टिर किया जाता है, ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स किया जाता है, इसको किसी मशीन में रख के ऐसे घुमाया जाता है बहुत तेजी से। जब घुमाओगे तो ये यूनिफॉर्मली क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे, ये यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे, एक दूसरे में अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। अब इसका क्या मतलब है बता रहे हैं, अभी रुक जाइए। अब इसको घुमा दो अच्छे से मेल्ट करने के बाद, ठीक है। अब ये मिक्स हो गया अच्छी तरीके से, मिक्स होने के बाद ये अच्छी तरीके से बेटा मिक्स हो चुके हैं लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। इसको बेटा रख के आप कूल कर दो, स्लोली कूल करेंगे। कैसे करेंगे, स्लोली कूल करेंगे। स्लोली कूल करने का मतलब है बस आप इसको छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कि आपने ले आके इसको किसी रेफ्रिजरेटर में रख दिया तब ठंडा हो गया, नहीं, इसको स्लोली कूल होने दो, नेचुरली इसको कूल होने दो, अपने आप इसको कूल होने दो। किसी रेफ्रिजरेटर में ले जाके आपको इसको कूल नहीं करना है, किसी ठंडे स्थान पे ले जाके आपको इसको कूल नहीं करना है, इसको रूम टेम्परेचर पे ही, जैसा नॉर्मल टेम्परेचर वहीं पे आप इसको छोड़ दीजिए। जब आप इसको स्टूडेंट्स छोड़ देंगे, ठीक है, तो इसमें जितना भी हीट कंटेंट भरा हुआ है, जितनी भी हीट एनर्जी भरी हुई है, धीरे धीरे रेडिएट हो जाएगी, धीरे धीरे वो हीट सब बाहर चली जाएगी एटमॉस्फेयर में अपने आप। धीरे धीरे जब हीट बेटा बाहर जाने लगेगी तो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी या फिर से पास पास आने लगेंगे। भाई हीट कंटेंट इसका बाहर निकल जाएगा, मतलब इसकी एनर्जी बाहर रेडिएट हो गई, बाहर चली गई। अब ये पार्टिकल फिर से पास पास आ जाते हैं और यहाँ पर आपको सॉलिड नजर आएगा, ये एक बेटा सॉलिड नजर आएगा। अब ये लिक्विड से वापस किस में चला जाएगा, सॉलिड में। क्यों, लिक्विड क्यों बना था, क्योंकि इसको ज्यादा एनर्जी मिली थी, ठीक है। अब एनर्जी इसकी कम हो गई तो ये वापस किस में आ गया, सॉलिड में आ गया। ये लीजिए, ठीक है। तो वापस जब ये सॉलिड में आ गया है आपका, ठीक है ना, ये आपका सॉलिड में आ गया। यही सॉलिड बेटा ब्रास है, यही सॉलिड क्या कहलाता है, ब्रास कहलाता है, याद रखिएगा। यही सॉलिड क्या कहलाता है, ब्रास कहलाता है। कोई डाउट है बताइए। अब इसमें खास बात क्या है, जब हम बेटा यहाँ से सैंपल निकालेंगे पर यूनिट वॉल्यूम, जब हम यहाँ से सैंपल निकालेंगे, जब हम यहाँ से सैंपल निकालेंगे, कहीं से भी आप सैंपल निकालोगे बेटा तो आप हर बार क्या पाओगे, 30% तो क्या है इसमें, जिंक है, और 70% तो क्या है इसमें, कॉपर है। यहाँ से भी आप सैंपल निकालोगे आप क्या पाओगे, 30% तो जिंक है और 70% क्या है, कॉपर है। तो आप देख रहे हो इसका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या है, सेम है। इसलिए एलॉयज को हमने किस में रखा है बताइए, इसलिए एलॉय को हमने किस में रखा है, होमोजीनियस मिक्सचर में। कोई डाउट है, ओके, ये चीज़ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिए। देखिए पता है, अगर आप चाहो कि किसी फिजिकल मेथड से इसको हम अलग कर लें, किसी भी फिजिकल मेथड से इसको हम सेपरेट कर लें, इसके कंपोनेंट्स को हम अलग कर लें, यानी कि जिंक को अलग कर लें, कॉपर को अलग कर लें किसी फिजिकल मेथड से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप ब्रास में से कॉपर अलग कर लो और जिंक अलग कर लो। किससे, किसी फिजिकल मेथड से। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ रहे होंगे, सुन लीजिए मेरी बात। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे बेटा अगर आपका जो शुगर और वाटर आपने लिया था, याद है आपको, शुगर प्लस वाटर जो आपने लिया था, ठीक है ना, ये भी तो होमोजीनियस मिक्सचर था। शुगर प्लस वाटर भी तो होमोजीनियस मिक्सचर था। तो इस होमोजीनियस मिक्सचर को आप फिजिकली सेपरेट कर सकते हो, इसको फिजिकली सेपरेट कर सकते हो। कैसे फिजिकली सेपरेट करोगे, इसको आप सिंपल ऐसा गर्म करिए और वाटर सारा वेपर बन के यहाँ से
उड़ जाएगा और जो भी कंटेंट बचेगा वो नीचे क्या बचेगा, शुगर बचेगा। इस तरीके से वाटर जो ऊपर अलग हो गया उसको आप कंडेंस कर लो, यानी कि ठंडा कर लो, तो वो वाटर वेपर वापस से पानी बन जाएगा और शुगर नीचे आपका रह जाएगा। यानी कि मिक्सचर्स को हम किससे सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर को, ठीक है, ऐसा हमें बताया गया। लेकिन ये देखिए स्पेशल टाइप का मिक्सचर है, ये जो एलॉयज हैं ये स्पेशल टाइप के मिक्सचर हैं जिनको फिजिकल मेथड से नहीं सेपरेट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा फिजिकल मेथड नहीं है जिससे आप जिंक और कॉपर को ब्रास में से अलग कर दीजिए। तो सर कौन सा मेथड है, तो जवाब है केमिकल मेथड है। क्या है, केमिकल मेथड है। यानी कि आपको यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन करानी पड़ेगी बेटा। वो केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि ब्रास लिया आपने और इसकी किसी कंपाउंड बी के साथ, अब ये कौन है ये हमें नहीं पता, ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं, वो सब हमें नहीं पढ़ना, बस मैं बता रहा हूँ। ब्रास को कंपाउंड बी के साथ हमने रिएक्ट कराया और आप क्या देखते हो, कुछ कंपाउंड बन जाता है, लेटर से कुछ भी बन जाता है। मान लो AB नाम का कोई कंपाउंड बना, साथ में क्या बन गया, जिंक बन गया और साथ में क्या बन गया, आपका कॉपर बन गया। तो इस तरीके से कोई केमिकल रिएक्शन आप कराओगे तब जाके मिक्सचर ये वाला जो है, कौन सा वाला, एलॉय नाम का जो मिक्सचर है, इसके कॉम्पोनेंट्स अलग होंगे। एलॉय नाम के मिक्सचर के कॉम्पोनेंट सिंपल तरीके से फिजिकल मेथड से आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। ओके, अच्छा, अब बहुत बारीक बेटा ये चीज़ आपको समझनी है क्या, कि देखिए अगर इसको एलॉय को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हो तो एलॉय को आपने क्यों होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर में आपने शुगर और वाटर का जो एग्जांपल दिया था उसको फिजिकल मेथड से अलग कर सकते थे। एक बात बताएं, सुनो, मिक्सचर की एक प्रॉपर्टी होती है, मैं बता रहा हूँ सुन लीजिए, मिक्सचर की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि मिक्सचर्स ना अपने कॉन्स्टेंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी शो करता है। नहीं समझ में ये बात, मिक्सचर अपने कांस्टेंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी शो करता है। आइए आपको समझाते हैं, परेशान ना हो, सुन लो मेरी बात ध्यान से बेटा। जैसे वाटर और शुगर आपने लिया था, ठीक, अब शुगर मीठा होता है ना, स्वाद में कैसा होता है, शुगर मीठा होता है, और पानी कैसा होता है, लिक्विड होता है। पानी कैसा होता है लिक्विड होता है, हाँ। और पानी क्या करता है, सोचो, पानी जो है अगर कहीं आग लगी हो ऐसा फायर, तो उस पर डाल दोगे पानी तो आग बुझ जाती है ना, उसके अलग कारण है, वो सब हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मतलब हमको ये पता है, हाँ भाई, हमको शुगर की भी प्रॉपर्टी पता है और हमको वाटर की भी प्रॉपर्टी पता है। या ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल ये, शुगर मीठा होता है, बस अभी आप इतना समझ लो, और वाटर जो होता है आपका वो लिक्विड फेज का होता है, करेक्ट। तो ये देखिए, ये जो मिक्सचर आपका बना हुआ है, करेक्ट, यहाँ पर जब मिक्सचर में जाके आपने इसको टेस्ट किया था तो बताइए ये आपको कैसा लगा था। इसमें शुगर का भी स्वाद आ रहा था, मीठा मीठा मीठा, और वाटर अभी लिक्विड फेज में ही है। यानी कि जिनसे भी ये मिक्सचर बना है उनकी प्रॉपर्टी अभी भी इसमें अवेलेबल है, इसलिए इसको हमने किस में रखा है, मिक्सचर में रखा है। ठीक इसी तरीके से बेटा ध्यान से चेक करो, जब आपका ये ब्रास तैयार होता है तो इस ब्रास में जो भी कॉन्स्टेंट है इसके, कौन कौन, जिंक और कॉपर, तो इसमें जिंक और कॉपर की प्रॉपर्टी शो करता है। ये बात समझो, हम ब्रास को फिजिकल मेथड से इसके कंपोनेंट को अलग नहीं कर सकते। ब्रास में फिजिकल मेथड लगा के हम इसके कंपोनेंट्स को, जिंक और कॉपर को अलग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब ब्रास बन के तैयार होता है तो वो कॉपर की भी प्रॉपर्टी शो करता है और जिंक की भी प्रॉपर्टी शो करता है, वो अपने कॉन्स्टेंट की प्रॉपर्टी शो करता है। इसलिए हमने इसको किसमें डाला हुआ है, मिक्सचर में डाला हुआ है। और मिक्सचर में होमोजीनियसली इसलिए डाला हुआ है क्योंकि इसके पर यूनिट वॉल्यूम में जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, थ्रू आउट द मिक्सचर सेम है, करेक्ट, ये बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अभी ये बात आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगी दूसरे वाले एग्जांपल से। किससे, एक ऐसे एलॉय भी होते हैं जिसमें नॉन मेटल और मेटल को आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स किया जाता है। इसका एग्जांपल है बेटा, ध्यान से चेक करो, नॉन मेटल, कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है ना। तो देखो बेटा, अगर, और आयरन एक मेटल है, ये सबको पता है, आयरन क्या है, मेटल है, आयरन क्या है, मेटल, लोहा जो होता है यार, लोहे का गेट वेट नहीं बना होता है। अब आप क्या देखते थे कि जो आयरन है, आयरन का हमने गेट बना दिया, अपने घर के सामने आयरन का गेट बना दिया, अब इसमें जंग लग जाती है, कोरोजन हो जाता है, खराब हो जाता है। जब पानी बरसता है तो मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आके इसमें जंग लग जाती है, जिसके कारण ब्राउन कलर का फ्लफी सब्सटेंस इसमें से छूटता है, भूरा भूरा कुछ छूटता है ना, ऐसे फिंगर से आप रगड़ोगे तो ब्राउन कलर का कुछ गिरता है, धीरे 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 गेट आपका खराब हो जाता है, करेक्ट। तो आपके पैसे वेस्ट हो गए, प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक तो तरीका पेंट कर दो भाई, ब्रश लेके इसके ऊपर पेंट कर दो, तो पेंट की जो लेयर है वो आयरन को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करके रखेगी। एक तो ये तरीका है, लेकिन कितना पेंट करोगे भाई, हर 6 महीने पे पेंट कर रहे हो, हर 6 महीने पे पेंट कर रहे हो, तो पेंट का भी खर्चा है। तो हमने एक तरीका निकाला, हमने कहा अब हम अपना गेट आयरन से नहीं बनाएंगे, हम अपना गेट स्टील से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, स्टील। और बेटा एक स्टील क्या है, स्टील एग्जांपल है किसका, एक एलॉय का। स्टील क्या है, एक एलॉय। कौन सा वाला एलॉय, जिसमें एक नॉन मेटल मिक्स किया जाता है, किसके साथ, मेटल के साथ। तो बेटा स्टील कैसे बनती है हम आपको बता दे रहे हैं। स्टील बनती है 0.1 to 0.5% कार्बन लेना है, ठीक है, 0.1 to 0.5% ऑफ व्हाट, कार्बन लेना आपको, किसके साथ, आयरन के साथ लेना है। मतलब इसके बीच में आप कार्बन का परसेंटेज कुछ भी रख सकते हो, 0.1% से लेके 0.5%। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने बेटा 0.1% क्या रखा, कार्बन, सी का मतलब कार्बन रखा, तो आपको 99.9% क्या रखना पड़ेगा, आयरन, करेक्ट।
ये अगर इतना % कार्बन रखा तो इतना आपको क्या रखना पड़ेगा, आयरन रखना पड़ेगा। ठीक है, करा कुछ नहीं जाता है। 99.9 ग्राम आयरन लीजिए बेटा, ठीक है ना, 99.9 ग्राम आयरन लीजिए, ये देखिए, और आयरन को हाई टेम्परेचर पे या तो इलेक्ट्रिक फर्नेस में या तो सोलर फर्नेस में मेल्ट कर दीजिए। पहले उसको मेल्ट करने के बाद क्या करेंगे, उसमें 0.1 ग्राम कार्बन डाल देंगे। कितना, 0.1 ग्राम कार्बन, बहुत कम होता है यार। ठीक है, 0.1 ग्राम कार्बन इसमें डाल दो, यूनिफॉर्मली मिक्स करके ठंडा होने के लिए छोड़ दो। जो भी कुछ बन के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टील। अब इसमें एक प्रॉपर्टी आ गई, क्या, इसमें जो भी ये सॉलिड बनेगा थोड़ी देर के बाद, ये क्या बन गया बेटा, स्टील बन गया, जिसमें कि क्या क्या अवेलेबल है, बोलिए। 0.1% क्या है, कार्बन है, और 99.9% क्या है, आयरन है। करेक्ट। तो इसमें बेटा ये कार्बन है और ये आयरन। ठीक है, इसमें एक प्रॉपर्टी आ गई, इसमें जंग नहीं लगता है, इसमें कोरोजन नहीं होता है कार्बन के मिक्स करने से। तो देखा एलॉय हम लोग क्यों बनाते हैं, इसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि स्टील में से कार्बन और आयरन को अलग करिए, तो कोई भी फिजिकल मेथड ऐसा नहीं है जिससे आप कार्बन और आयरन को आप सेपरेट कर सकें। अगर आपको सेपरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कोई केमिकल मेथड लगाना पड़ेगा, कोई फिजिकल मेथड ऐसा नहीं है। तो स्टील को, जो कि एक एलॉय है, आपने मिक्सचर में क्यों रखा, मिक्सचर में हमने इसलिए रखा क्योंकि ये अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी शो करता है, ये अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी शो करता है। अब कार्बन की प्रॉपर्टी तो आपको यहाँ समझ में नहीं आएगी, लेकिन हाँ, यहाँ पे जो 99.9% क्या है, आयरन है, ये अपनी प्रॉपर्टी शो करता है। कैसे, मैग्नेट लेके जाओ स्टील के पास, स्टील के पास मैग्नेट लेके जाओगे, थोड़ा थोड़ा सा वो अट्रैक्ट करता है। आयरन भी मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। तो देखो आयरन अपनी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। इसलिए हमने इसको किस में रखा, मिक्सचर में रखा है, याद रखिएगा। ठीक है, और होमोजीनियस मिक्सचर में क्यों रखा, क्योंकि अगर आप इस स्टील में से यहाँ से सैंपल उठाएंगे, यहाँ सैंपल उठाएंगे, यहाँ सैंपल उठाएंगे, तो आपको हर जगह 0.1% क्या मिलेगा, कार्बन, और बचा हुआ जो होगा 99.9% क्या मिलेगा, आपको आयरन मिलेगा। यानी कि थ्रू आउट द मिक्सचर का जो कॉम्पोजिशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। कोई डाउट है। अब अलग अलग तरीके के बेटा स्टील आते हैं मार्केट में। आप 0.1 की जगह 0.2% कार्बन मिला सकते थे, बचा हुआ क्या होगा, आयरन। लेकिन याद रखिए 0.1 से कम नहीं मिलाना है और 0.5 से ज़्यादा नहीं मिलाना है। इसकी जो रेंज है वो 0.1 से लेकर 0.5 के बीच में होनी चाहिए। ओके, बात समझ में आ गई। तो ये एलॉय इतना बड़ा अपने आप में टॉपिक था जो हमने आपको पढ़ाया, एग्जाम में आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एलॉय। अब ध्यान से चेक करिए आपको लिखना क्या है एग्जाम में। देखिए जो जो हमने आपको बातें पढ़ाई हैं वही सारा आपको यहाँ पे लिख देना है। क्या, एलॉयज आर मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर मेटल्स, 2 और मोर मेटल्स, या तो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल भी ले सकते हैं। ठीक है, वो सब आप 10th में पढ़ोगे। अभी हमने 2 मेटल्स का एग्जाम्पल आपको दिया। यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स होंगे, और का मतलब या फिर अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल होगा, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकली मेथड। ठीक है ना, और इनको किसी भी फिजिकल मेथड से आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। अगर इनको आपको सेपरेट करना है तो आपको केमिकल मेथड की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप आगे चल के कहीं ना कहीं 10th 11th 12th में पढ़ोगे। अब ध्यान से जरा चेक करिए बेटा, बट स्टिल एन एलॉय इज अ कंसीडर एज अ मिक्सचर। ध्यान से जरा चेक करो, यही बात मैंने आपको पढ़ाई थी कि एलॉयज के कंपोनेंट को फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हो, फिर भी आपने इनको क्या कंसीडर किया है, मिक्सचर कंसीडर किया है। क्यों, क्योंकि ये अपने कॉन्स्टेंट की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। यही बात लिखी, बट स्टिल एन एलॉय इज कंसीडर एज अ मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टेंट्स, इट्स कॉन्स्टेंट एंड कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन। ये क्या लिखा है, एंड कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन, ये क्या लिख दिया है, इनकी कॉम्पोजिशन वेरिएबल हो सकती है। यस सर, हो सकती है इनकी कॉम्पोजिशन वेरिएबल। ध्यान से चेक करो, बाजार में स्टील अलग अलग तरीके के आते हैं बेटा, बाजार में स्टील अलग अलग तरीके के आते हैं, कॉम्पोजिशन अलग अलग होती है। मैंने आपको बताया ना, मन हो तो आप 0.1% कार्बन ले लो, बचा हुआ आयरन ले लो, मन हो तो 0.2% कार्बन ले लो, बचा हुआ आयरन ले लो, लेकिन एक रेंज होती है, उसके बीच में हमको इसको मिक्स करना होता है। तो इनकी जो कंपोजिशन होती है वो वेरिएबल हो सकती है। जैसे कि बाजार में स्टील नाम का एलॉय आया, तो वो एलॉय में आपको जो आयरन और कार्बन का जो परसेंटेज है वो अलग अलग मात्रा में मिल सकता है, वो अलग बात है। इसी तरीके से ब्रास में जनरली जो आपका जिंक होता है वो 30% और कॉपर 70% होता है। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर इसका कॉम्पोजिशन वेरिएबल हो सकता है। बहुत सारे एलॉयज ऐसे होते हैं जिसमें वेरिएबल थोड़ा सा रेंज में होता है, कॉम्पोजिशन उनका वेरी कर सकता है। कोई डाउट है बताइए। तो ये है आपका एलॉय, जो कि किसका एग्जांपल है, होमोजीनियस मिक्सचर का। ये भी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, पेज नंबर 17 एनसीईआरटी का आप लोग पेज नंबर 17 देखिए, एग्जांपल नंबर 2.1 है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, पहले आप इसका फील ले लीजिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। सॉल्यूशन क्या होता है ये तो सबको पता है। सॉल्यूशन क्या होता है ये तो सबको पता है। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म रहता है, यानी कि सेम रहता है। अच्छा, ठीक है।
तो किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, सुनो मेरी बात ध्यान से। देखिए जैसे कि बेटा एग्जांपल के तौर पे आपने शुगर लिया, ठीक है, और शुगर को आपने मिक्स किया किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनेगा जो कि क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। किसका सॉल्यूशन, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन। शुगर और वाटर का सॉल्यूशन आपका तैयार हो गया, सही है। अब ये जो सॉल्यूशन आपका तैयार हुआ है शुगर और वाटर का, इसके कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है, सुनो मेरी बात ध्यान से, मेरी बात ध्यान से। देखो आप 2 सैंपल ले लीजिए, ठीक है, ये देखिए ये 2 सैंपल ले लीजिए। इसमें आपने क्या लिया, इसमें आपने 100 ग्राम वाटर लिया, ठीक है, 100 ग्राम वाटर लिया, और इसमें 10 ग्राम शुगर लिया। 100 ग्राम वाटर और 10 ग्राम क्या लिया, इसमें शुगर लिया, ठीक है। यानी कि वाटर का मास कितना है, 100 ग्राम, और शुगर का मास कितना है, 10 ग्राम, ठीक। अब दूसरा सैंपल लीजिए, दूसरे सैंपल में बेटा आपने 20 ग्राम शुगर लिया, 20 ग्राम शुगर लिया, करेक्ट, और 100 ग्राम आपने वाटर लिया। दोनों ही सॉल्यूशन है, 100 ग्राम क्या लिया आपने, वाटर लिया, तो दोनों ही सॉल्यूशन के एग्जांपल है, ठीक है। मिक्स कर लीजिए। अब आप टेस्ट करिए, इसको टेस्ट करोगे तो आपको कम मीठा लगेगा, स्वीट, इसकी स्वीटनेस कम होगी, और ये वाला ज़्यादा मीठा लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें ध्यान से चेक करो बेटा, इसमें शुगर ज़्यादा है। अब ये जो शुगर और वाटर है, इन्हीं को हम सॉल्यूशन के कंपोनेंट बोलते हैं। यानी कि सॉल्यूशन के बेटा 2 कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि सॉल्यूशन कैसे बना हुआ है, तो आप बोलोगे सॉल्यूशन बना है किससे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, ठीक है। सॉल्यूट कौन होता है, सॉल्यूट कौन होता है, जो लेस क्वांटिटी में अवेलेबल होगा जनरली, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। और जो डिसॉल्व हो जाता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसमें डिसॉल्व होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। देखो शुगर किस में डिसॉल्व हो गया, वाटर में, इसलिए शुगर क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, यहाँ पर सॉल्वेंट है। और शुगर यहाँ लेस क्वांटिटी में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो, शुगर लेस क्वांटिटी में 10 ग्राम है, और वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में यानी कि 100 ग्राम है। तो याद रखिएगा, शुगर यहाँ पर क्या है आपका, सॉल्यूट है, ठीक है, और वाटर क्या है यहाँ आपका, सॉल्वेंट है, करेक्ट। सॉल्वेंट आपको यूजुअली मोर क्वांटिटी में नज़र आएगा, ज़्यादा क्वांटिटी में, और सॉल्यूट आपको यूजुअली लेस क्वांटिटी में नज़र आएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो कॉन्सेंट्रेशन का आपने फील ले लिया। कॉन्सेंट्रेशन का फील ये है कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, बेटा ध्यान से चेक करो, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आपको सॉल्यूट की क्वांटिटी चेक करनी है, चेक कर लीजिए। गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में आपको सॉल्यूट की क्वांटिटी चेक करनी है, ज़्यादा है कि कम है, यही क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। बात समझो, मैंने क्या बोला, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, इसका ये मतलब है बेटा सॉल्वेंट तो फिक्स कर लो, सॉल्वेंट तो पहले फिक्स कर लो। सॉल्वेंट यहाँ भी 100 ग्राम लिया है तो यहाँ पे भी 100 ग्राम लेना है। ऐसा नहीं कि यहाँ तुमने 100 ग्राम ले लिया और यहाँ तुमने कुछ और ले लिया, ठीक है, मान लो यहाँ 500 ग्राम वाटर ले लिया, तब कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, ना 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 ना, पहले आप सॉल्वेंट को फिक्स कर लीजिए। तभी तो हम बोल रहे हैं गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में क्या चेक करना है, सॉल्यूट चेक करना है। गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में क्या चेक करना है, सॉल्यूट चेक करना है। तो जिस भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट ज़्यादा होता है, उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन, तो what do you mean by concentration? Concentration of a solution is the amount of solute that dissolves in the given mass or given volume of solvent. What do you mean by concentration of a solution? Concentration of a solution is what? Is the amount of what? Amount of solute. Concentration is the amount of solute dissolved in the given mass or given volume of a solvent. अभी तो हमने यहाँ पे देखिए आपको गिवन मास लिया था, सॉल्वेंट का गिवन मास लिया था, देखिए वाटर का मास लिया ना। अगर हम चाहते तो वाटर का वॉल्यूम भी ले सकते थे स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि 100 ग्राम वाटर लिया, आपकी मर्जी है। अगर आप 100 ग्राम वाटर की जगह क्या ले लेते, ये 100 ग्राम वाटर की जगह अगर आप ये देखिए, जब 100 ग्राम वाटर है तो इसके मतलब आप किसकी बात करते हैं, सॉल्वेंट के मास की, ठीक है। ग्राम किसका यूनिट होता है, मास का, ठीक है ना। लेकिन अगर आप 100 ग्राम वाटर की जगह 100 मिलीलीटर वाटर ले लेते और यहाँ पर भी आप 100 मिलीलीटर वाटर ले लेते, तब हम किसकी बात करते बताइए, तब हम वाटर के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, यानी कि सॉल्वेंट के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास होना चाहिए। अब चाहे सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया हो चाहे मास दिया हो, दोनों जगह सेम होना चाहिए। आपको चेक करना है उस सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मौजूद है, यही क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, बस सिंपल। जहाँ पर गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आपका सॉल्यूट ज़्यादा डिसॉल्व होगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। जहाँ पर कम डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उसमें कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, ये चीज़ है। अच्छा, अब चलो बहुत बढ़िया, अब ध्यान दें, सॉल्वेंट और सॉल्यूट की भी डेफिनेशन आप लोग नोट कर सकते हैं। ये देखिए सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट। सही है,
भाई सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या होगी, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट, जो दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व कर लेता है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए बेटा, यहाँ पर एक सॉल्यूशन तैयार है शुगर और वाटर का, ठीक है ना। तो इसमें दो कंपोनेंट है, क्या क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन है, शुगर, और सॉल्वेंट कौन है, वाटर, ठीक। तो किसने अपने अंदर दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व कर लिया, तो जवाब है वाटर ने अपने अंदर दूसरे कंपोनेंट शुगर को डिसॉल्व कर लिया, इसलिए वाटर क्या है, यहाँ सॉल्वेंट है, यही लिखा हुआ है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट, जो दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व कर लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट इज नोन एज व्हाट, सॉल्वेंट। और जनरली द क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इज यूजुअली मोर, ज्यादातर केसेस में आप देखोगे सॉल्यूशन में कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी आपको ज्यादा मिलेगी, यानी कि मोर मिलेगी, ठीक है ना। अब सॉल्यूट की डेफिनेशन क्या है बेटा, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। चेक करिए, यहाँ सॉल्वेंट में कौन डिसॉल्व हो गया, शुगर, इसलिए शुगर क्या है आपका, सॉल्यूट है। और सॉल्यूट जनरली आपको किस में देखने को मिलेगा, लेस क्वांटिटी में आपको देखने को मिलेगा। कोई डाउट है बताइए। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें, क्या आपको परसेंट का मतलब पता है, परसेंट का मतलब पता है, परसेंट का मीनिंग पता है, परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है 100 में से, किस में से, 100 में से, किस में से, 100 में से। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया, देखिए 100 ग्राम वाटर में कितना ग्राम शुगर, 10 ग्राम, तो बताओ परसेंटेज कितनी है, 10%। अरे 100 में से कितना शुगर है, 10, तो 10% शुगर है। यहाँ कितना परसेंट शुगर है, 20% शुगर है, सही है ना। जैसे आपका 100 मार्क्स का पेपर हुआ, आपके 10 मार्क्स आए उसमें भगवान ना करे हैं, ठीक है, 10 मार्क्स आए तो आपके परसेंटेज कितने हो गए, 10%, ठीक है। उसके बाद अगर 100 मार्क्स का पेपर हुआ, आपके 20 मार्क्स आ गए तो 20% आ गए, 80 मार्क्स आ गए तो 80%। लेकिन 100 मार्क्स का पेपर होना जरूरी, लेकिन क्या जरूरी कि पेपर 100 मार्क्स का हो, नहीं। अगर पेपर 100 मार्क्स का नहीं है, यानी कि स्टूडेंट्स ध्यान से जरा चेक करिए, यहां पर सैंपल अगर हमें 100 ग्राम या 100 मिलीलीटर नहीं दिया है, तब आप क्या करोगे, तब आप परसेंटेज निकालोगे, तब आपको कंसंट्रेशन पता चलेगी। बात समझो बेटा, जैसे कि मान लो हम एक एग्जांपल आपको देते हैं बेटा, मान लीजिए आपको 80 ग्राम वाटर दे दिया, 80 ग्राम क्या दिया है, वाटर, और उसमें आपका 40 ग्राम क्या है, शुगर है। 80 ग्राम क्या है आपका, बोलिए फटाफट, 80 ग्राम क्या है आपका, वाटर है, और 40 ग्राम क्या है आपका, शुगर है। तब आप कैसे परसेंटेज निकालोगे, तो परसेंटेज निकालने का तरीका पता है आप लोगों को, कैसे निकालते हो भाई। आपका एक एग्जाम हुआ 80 मार्क्स का, उसमें से आपके 40 आए, तो आप क्या, हाँ 80 कहाँ रखते हो, डिनोमिनेटर में, और 40 कहाँ रखते हो, न्यूमरेटर में। तो 80 को नीचे रखेंगे, 40 को ऊपर रखेंगे, यानी कि टोटल जितना है उसको हम नीचे रखेंगे, ठीक है ना। और हम न्यूमरेटर, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पर तो ये एग्जांपल नहीं मैं दे सकता हूँ, मैं आपको एग्जाम का, पहले आपका जो एग्जांपल है एग्जाम का एग्जांपल देता हूँ। सुनो, 80 मार्क्स का तुम्हारा पेपर हुआ, 80 मार्क्स का तुम्हारा पेपर हुआ, करेक्ट। और यहाँ पर ध्यान से चेक करो, 80 मार्क्स में से आए तुम्हारे कितने, मान लो 40 मार्क्स। इसका परसेंटेज कैसे निकालोगे, टोटल रखोगे नीचे और न्यूमरेटर में किसको रखोगे, जितने तुम्हारे आए, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो कि नहीं कर देते हो, बताओ। हाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो कि नहीं कर देते हो, यही चीज़ है, ठीक है। चलो बहुत ध्यान से चेक करो, यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा बताइए, 41 जा 42 जा, यानी कि कितना आ गया 1/2 है ना, 1/2 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका, सॉल्व कर लीजिएगा, 50% मार्क्स आ गए तुम्हारे, लो, ठीक है। इस तरीके से परसेंटेज निकालते हो। तो अगर हम तुमसे ये पूछें, ध्यान से चेक करो बेटा, हमने थोड़ा सा यहाँ पे गलत बोल दिया था, 10% शुगर 20% शुगर, वो गलत हो गया था, सॉरी। आप ये समझिए, यहाँ पर आप थोड़ा सा बस ये फील कर पा रहे होगे कि 10 यहाँ पर शुगर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर क्या है, कम है, ये तो फील कर पा रहे हो ना। लेकिन परसेंटेज कैसे निकालोगे, परसेंटेज आप इस तरीके से निकालोगे, डिनोमिनेटर में टोटल रखते हो और न्यूमरेटर में क्या रखते हो, जितना आपको मिला है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी करोगे, क्या डिनोमिनेटर में आप क्या रखोगे, टोटल रखोगे। अगर हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन निकालें तो डिनोमिनेटर में आप टोटल रखोगे, टोटल क्या, यानी कि टोटल सॉल्यूशन का मास। और टोटल सॉल्यूशन का मास किसका किसका मास हो जाएगा, वाटर का और शुगर का। वाटर कितना हो गया 100 और शुगर कितना है 10, तो 100 क्या हो जाएगा 10, और उसमें से सॉल्यूट कितना है, यानी कि शुगर कितना है 10, फिर इंटू 100 करके जो भी आंसर आएगा वो आप निकालोगे, करेक्ट। तो इसको हम फटाफट निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, आंसर आ जाएगा आपका, बस ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसलिए फटाफट इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1000 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 110, बेटा ये आ गया आपका 9.09, कितना आ गया पहले एग्जाम्पल में 9.09%, करेक्ट। और यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पर बेटा दूसरे वाले केस में डिनोमिनेटर में कितना रखेंगे, 100 ग्राम वाटर है और 20 ग्राम शुगर है, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, सॉल्यूशन किससे किससे मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, ठीक है ना। तो टोटल डिनोमिनेटर में 120 रखना है और ऊपर कितना रखना है 20 रखना है, और इंटू क्या कर देना है 100, तो 20 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय बेटा क्या करोगे आप लोग 120, तो कितना आ गया 16.66 ग्राम,
सॉरी 66 ग्राम कह रहा हूँ, 16.66%। अब आपको फील मिल रहा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, कम है। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज आप लोग निकाल लेते हैं उसको हम, इससे हमको फील आ जाता है। क्या फील हो जाता है कि देखो बेटा सच में तो यहाँ सॉल्यूशन कितना था 110 ग्राम, यहाँ सॉल्यूशन कितना था 120 ग्राम, करेक्ट 120 ग्राम, ठीक है ना। तो दोनों जगह आप देख रहे हो सॉल्यूशन अलग अलग है, लेकिन अगर हम परसेंट की बात करें तो हमें फील आ जाता है। यहाँ पे परसेंटेज कितना है 9.09%, यहाँ कितना है 16.66%। यानी कि इससे हम ये फील कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अगर कहीं हमने 100 पार्ट्स देखा है किसी सॉल्यूशन का, तो उन 100 पार्ट्स में से 9.09 पार्ट्स किसके, शुगर के, बचा हुआ क्या है, पानी। ये इसका फील है। ठीक है, अगर हमारे पास कहीं 100 पार्ट सॉल्यूशन है तो उसमें से 16.66 पार्ट किसका है, शुगर का, बचा हुआ क्या है, पानी। ये इसका फील है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, और यहाँ से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी आप सॉल्यूट की मात्रा को चेक कर रहे हैं तो गिवन अमाउंट ऑफ क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए। गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए। पहले सॉल्वेंट फिक्स कर लोगे तब तो चेक करोगे ना। बात समझ में आई कि नहीं है कि कितने गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ है। जहाँ पे ज़्यादा से सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, जहाँ पे कम डिजॉल्व हुआ उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन निकालने के दो तरीके आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पहला तरीका है क्या, मास बाय मास परसेंटेज। कैसा, मास बाय, हाँ ये हमने लिखा हुआ है, देखिए पहला तरीका यहाँ आपके फॉर्मूले में लिखा हुआ है। ये कौन सा तरीका है बेटा, मास बाय मास परसेंटेज। सभी बच्चे कॉपी में नोट करेंगे। ये कौन सा है, मास बाय व्हाट, मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज देखो क्या बोल रहा है, मास बाय मास, यानी कि न्यूमरेटर में क्या रखना है, मास, डिनोमिनेटर में भी क्या रखना है, मास। तो न्यूमरेटर में किसका मास रखोगे, सॉल्यूट का, और डिनोमिनेटर में किसका मास रखोगे, सॉल्वेंट कह रहा हूँ, सॉल्यूशन का। डिनोमिनेटर में किसका मास रखोगे, सॉल्यूशन का मास रखोगे। ठीक है, तो ये देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन का। मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या बना, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फॉर्मूला बना। ये होता है बेटा आपका पहला। दूसरा भी सभी बच्चे नोट कर लें, क्या होता है, दूसरा होता है बेटा मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है दूसरा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है बेटा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका, ध्यान से चेक करिए बेटा, मास बाय वॉल्यूम का। बताओ ऊपर क्या रखोगे, मास, किसका मास रखोगे बोलो, सॉल्यूट का। ठीक है, नीचे क्या रखोगे, वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम रखोगे बताओ, सॉल्यूशन का क्या रखोगे, वॉल्यूम रखोगे। ठीक है ना, तो ऊपर हम रखेंगे यहाँ क्या, मास ऑफ व्हाट, सॉल्यूट, और नीचे क्या रखेंगे बताइए, नीचे रखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट मत लिख देना, वॉल्यूम ऑफ नीचे सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखेंगे, टोटल सॉल्यूशन का मास रखेंगे ऊपर वाले फॉर्मूले में। ये देखिए इनटू 100। तो ये दो तरीके के फॉर्मूले आपके बन के आ गए। कोई दिक्कत है बताइए? ठीक है, तो इतनी नॉलेज अगर आपको है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए जरा। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, कह रहा है सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो वही जो नमक होता है, ठीक है, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, चेक करो कौन है सॉल्यूट और कौन है सॉल्वेंट, बताइए। सॉल्यूट कौन है, कॉमन सॉल्ट। क्यों, जिसकी क्वांटिटी लेस होगी वो क्या होता है आपका सॉल्यूट। और आपको पता है ना कि ये जो सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट जो नमक होता है यार, घर में जो सब्जी में डालते हो, ये नमक पानी में डिजॉल्व हो जाता है ना, तो जो डिजॉल्व हो जाता है वो कौन है, सॉल्यूट। जिसमें डिजॉल्व होता है वो कौन है, सॉल्वेंट है। तो बताइए वाटर क्या है यहाँ पर, बताइए वाटर क्या है यहाँ, सॉल्वेंट है। ठीक है, और कॉमन सॉल्ट यहाँ पर क्या है आपका, सॉल्यूट है। करेक्ट, आप देख भी जाइए सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है 40 ग्राम, और वाटर का जो आपका मतलब सॉल्वेंट का जो मास है वो ज़्यादा है। करेक्ट, अब आपको क्या बोला है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। तो मास बाय मास परसेंटेज का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लीजिए इसको। ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने थोड़ा सा लिख रखा है मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, कॉमन सॉल्ट 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कौन है, वाटर 320 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट और प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन था, कॉमन सॉल्ट 40 ग्राम, और प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 320 ग्राम। कितना आ जाएगा बताइए आंसर, 360 ग्राम। तो ये आपका टोटल हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ फॉर्मूले में रख दीजिए आके, मास ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या रखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या रखोगे बताओ, 40 ग्राम, और नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या रखोगे, 360 ग्राम इंटू क्या हो जाएगा 100। ग्राम से ग्राम आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, कितना आ गया आपके पास, ध्यान से चेक करो बेटा, आपके पास आ गया 40 × 10। ठीक है, 40 × 10 अपॉन 36 आ गया। सही है, अब बेटा देखो ये हो जाएगा आपका 4 से जाएगा, 4 10 क्या होता है
यहाँ मैं 10 लिख दे रहा हूँ, इसका जो कट जाएगा ना यहाँ पे 10 लिख दे रहा हूँ। 4 10 40, 4 9 कितना हो जाएगा 36। तो 10 × 10/9, 10 × 10/9 यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, ध्यान से चेक करिएगा। 10 × 10/9 और क्या परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज लगाना मत भूलिएगा, परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। 10 × 10 क्या होता है 100/9। अब 100/9 को बेटा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, 100/9 को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो कहाँ पे सॉल्व करें, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 100 को आप लोग डिवाइड कर दीजिए किससे, 9 से, करेक्ट। तो 9 9 कितना हो जाएगा आपका, बताइए। 9 9 81 हो जाएगा, करेक्ट। या आपका और भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 9 1 देखिए ऐसे कर लो, 9 1 9, क्योंकि ये 10 है ना, 10 - 9 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से हमने 0 कॉपी कर लिया। फिर 9 1 कितना हो जाएगा 9, फिर यहाँ 1, फिर डेसिमल की हेल्प से 0, फिर 9 1 9, करेक्ट। तो ये हो गया आपका कितना आ गया 11.1, और एक बार और ले जाओगे तो 1% आ जाएगा। राउंड ऑफ करोगे इसको तो कैसे राउंड ऑफ करोगे, 11 पॉइंट लास्ट में क्या है 1, जो कि 5 से छोटा है, तो आगे कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो कितना आ गया 11.1%। दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। अब इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग अगर आपसे कोई पूछे इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग बेटा ये है कि अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन होता, कितना आप फील करो, अगर हम इसका मतलब परसेंटेज, मतलब 100 में से आप चेक कर रहे हो, 100 में से चेक कर रहे हो, मतलब अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन होता तो उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में आप इमेजिन कर सकते हो कि ऐसा सॉल्यूशन तैयार हुआ है कि उस सॉल्यूशन का अगर हम 100 ग्राम लें सैंपल, ठीक है। वैसे तो आपके पास सॉल्यूशन कितना है चेक करो, सॉल्यूशन आपके पास 360 ग्राम है ना, सॉल्यूशन 100 ग्राम नहीं है, टोटल सॉल्यूशन 360 ग्राम है। लेकिन इसका फील क्या है, इसका फील है अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन होता यही वाला, भाई 360 ग्राम सॉल्यूशन पूरे कंटेनर में रखा है, यहाँ से 100 ग्राम निकाल लो, निकाल लिया 100 ग्राम, तो उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में 11.1% क्या है, शुगर है, और बचा हुआ जो भी होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। मतलब 100 में से आप 11.11 माइनस कर दीजिए तो जो कुछ भी बचेगा वो क्या होगा आपका, वाटर होगा। ये इसका फील है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ें बेटा नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये जानबूझ के हमने आपको बता दिया था, बहुत सारे बच्चे डिटेल में इसको पढ़ते नहीं है, एग्जाम में पूछ लेता है सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सवाल पूछ लेता है, फिर आप लोग कर नहीं पाते। ओके, नाउ स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।